बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला हम कर रहे हैं बिहार से, बिहार की राजधानी पटना से। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आखिर क्या सियासी माहौल है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे इन चुनावों में प्रभाव डाल सकते हैं। जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और जो विपक्ष दावे कर रहा है, आखिर उनकी हकीकत क्या है, इन्हीं पर आज हम करेंगे मुकाबला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष की कलाई खोली और साफ तौर पर कहा कि मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े रहते थे, उनका जो चोला है अब उतर चुका है। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकारें और दूसरी सरकारों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का जो ग्राफ है वो मोदी सरकार में कम हुआ है। इससे पहले मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति थी वो साफ तौर पर देखने को मिलती थी। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले 2 चरणों का चुनाव भी हिंदू मुसलमान पर ही लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे एक बार फिर से गौण हो जाएंगे, इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, और कैसे अब प्रियंका गांधी को भी बताना पड़ रहा है कि उनकी दादी कितनी पूजा करती थी। देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। अब ये लोग धार्मिक काम करते नहीं हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आपके घरों में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। आपको कहते हैं कि भगवान के नाम वचन दे दो कि भाजपा में वोट डालोगे। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी वो, बहुत धार्मिक थी। रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर में गई, हर तीर्थ स्थान में गई, धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती थी। तो आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर अजय आलोक, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी। तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दीजिए। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए। और प्रतिमा दास, एमएलए और सीनियर स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और एजिया यादव हैं हमारे साथ, आरजेडी की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आप कहते रहते हैं सनातन विरोधी, सनातन विरोधी। आज तो प्रियंका गांधी खुलकर बता रही है ना कि उनकी दादी कितनी बड़ी धार्मिक थी, कितनी पूजा करा करती थी, लेकिन वोट मांगने के लिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, काम ही काफी था। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हम सबको इज्जत करते हैं। देश की प्रधानमंत्री रही हैं, एक गौरवशाली प्रधानमंत्री रही हैं जिसपे इस देश को नाज रहा है। लेकिन अभी बोलते बोलते प्रियंका जी बहुत बड़ी बात बोल गई कि मेरी दादी यहां से सांसद रहती थी और आपके दिल में रहती थी। बिल्कुल रहती थी। 1960 से लेके 1975 तक इंदिरा गांधी ने रायबरेली का नेतृत्व किया, संसदीय नेतृत्व किया। लेकिन जब 75 में हारी और 77 में दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी मेंढरिक चुन ली, रायबरेली को छोड़ दिया। और यही काम राहुल गांधी ने भी किया है। थोड़ा सा लक्षण आ गया, चलिए अच्छा है कि वो अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए, पहले वायनाड भागे। अगर हम इनको सांप्रदायिक कहते हैं तो हम गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके रग रग में सांप्रदाय है। आप इनका निकालिए जरा मैनिफेस्टो, अब तमाम दलों का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए। बगल में मेरे आरजेडी के मित्र हैं, जेडीयू भी है, आम आदमी पार्टी भी है, हमारी पार्टी भी है। किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में आधा पन्ना अल्पसंख्यकों पे डिवोटेड किया है कि हम आएंगे तो एम्पावर करेंगे लॉ बोर्ड को, पर्सनल लॉ बोर्ड को एम्पावर करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि बैंक मुसलमानों को हमेशा अच्छे तरह से ऋण और लोन दे ताकि उनकी आर्थिक प्रगति की जाए। और तो और कर्नाटका देख लीजिए ना, हाल का हाथ कंगन को आरसी क्या, गजट नोटिफिकेशन करके मुसलमान की तमाम जातियों को सबको ओबीसी में डाल दिया।
तो मैं यहां पूछना चाहूंगा बगल में आज्ञा जी से कि आज्ञा जी, कांग्रेस सरकार में आएगी, आप सहयोगी रहिएगा, यहां भी वही कीजिएगा तो यादव कहां जाएगा, कुर्मी कहां जाएगा, कोयरी कहां जाएगा? ओबीसी तो यही 3 जात है, बाकी तो अति पिछड़े हैं। मंशा क्या है आपकी? वो एक मैनिफेस्टो क्या होता है, आउटलाइन होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम जब अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि हम इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो उस पर एक महानुभाव ने मुझसे कहा, आपने कहा मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? तो अब इसके बुद्धि का मैं क्या करूं? इंटरनल सिक्योरिटी मतलब हम आतंकवादियों के मौत पे आंसू नहीं बहाएंगे, हम बटला हाउस जैसे एनकाउंटर, बटला हाउस जैसी स्थिति नहीं होने देंगे। वो होती है इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है? पाकिस्तान अगर हम पे अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा तो हम घुस के मारेंगे और डबल मारेंगे। ये होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सोच का फर्क है। तो कांग्रेस की सोच अब खत्म हो गई है। ये पूरी तरह से नियो वामपंथी सोच है और वामपंथ को विश्व रिजेक्ट कर चुका है। भारत तो बहुत अग्रणी है, कहां से एक्सेप्ट नहीं, लेकिन आप भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए ना। मुसलमान शब्द का जिक्र तो इनके मैनिफेस्टो में है नहीं, लेकिन आप ढूंढ ढूंढ कर मुसलमान शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा नैरेटिव बुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके चलते हैं। किसने बोला कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? हम लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने कहा। कमलनाथ मध्य प्रदेश से इलेक्शन किसने कहा अगर मुसलमानों का एक भी वोट नहीं गिरा तो हमारा नुकसान हो जाएगा? किसने कहा? ये हमने कहा। शाहबानो केस लेते हैं, संविधान को पलट दिया। हमको कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। इस देश का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, सबसे ज्यादा संविधान किसने खत्म किया? 1975 42वां अमेंडमेंट, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके संविधान के प्रेम्बल जिसको कहते हैं उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाने के लिए। किसको समझा रहे थे? किसको समझा रहे थे ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द? मुस्लिम अपीजमेंट ये नहीं थी तो क्या थी? शाहबानो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया संसद में ले जाके। ये अपीजमेंट नहीं था तो क्या था? ठीक। वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ताकि राम श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानव्यापी और तमाम ऐसे जगह जहां मंदिर बने हुए हैं, मंदिर तोड़ के मस्जिद बने हुए हैं, वहां पर कोई दोबारा क्लेम नहीं कर सके। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए। अपीजमेंट नहीं थी तो क्या थी? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि इस देश के अल्पसंख्यकों पे पहला हक अल्पसंख्यक, जो कि सबसे ज्यादा मुसलमान है, ये हमने कहा था। ठीक है, तब भी आप कहती हैं कि मुसलमान हम कर रहे हैं। प्रतिमा जी क्या गलत कह रहे हैं? आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। फर्क सिर्फ इतना है कि चोला आपका उतर गया है। जो सेक्युलरिज्म का चोला आप लोग पहना करते थे वो उतर गया है। खुलकर आपकी मंशा सामने आ चुकी है। देखिए, ये चोला उतरना और चढ़ने वाली बात नहीं है। चोला तो भाजपा का उतर गया है, जो जुमलेबाजी के नाम पर और झूठ के नाम पर इस सत्ता हथियाए थे। 15 लाख रुपए कहाँ गए? 2-2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? किसानों को दोगुनी आय की बात कहते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे। ये धर्म के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। हर आदमी अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुनता है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लोग अपने धर्म, अपने इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इतनी आजादी हमारा संविधान ने दिया है उनको। लेकिन रही बात हिंदू मुसलमान, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिलेंडर का दाम क्या हिंदुओं को 500 रुपए में मिल रहा है गैस? मुसलमानों को 1200 में मिला? हिंदुओं को नौकरी मिली क्या? हिंदुओं को 15 लाख रुपए मिले क्या? इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये हमारा घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये संकल्प पत्र है देश के उन तमाम लोगों के लिए जो देश में रहते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, श्रमिक भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। ये नहीं कि जो 15-16 साल के लिए सैनिक जाते थे वो जवानी में गए और जवानी में ही रिटायर हो गए। अग्निवीर के नौजवान जो मर गए उनको वो सम्मान नहीं दिया। भाजपा के लोगों ने, भाजपा की सरकार ने कहा कि इनका सम्मान क्यों नहीं दिया, ये हम पूछना चाहते हैं अजय आलोक जी से। दूसरी बात यह है कि 15 लाख रुपए हमारे कब मिलेंगे? 10 साल हो गया, अभी तक 30 लाख हो गए रहते। लेकिन इसी मैनिफेस्टो में जो पर्सनल लॉ की बात हो रही है उस पर भी तो जवाब दीजिएगा ना कि किसके पर्सनल लॉ, किसके धार्मिक आजादी के आधार पर आप ये करेंगे? पहले तो मैनिफेस्टो में तो आप ही ने लिखा है, उन्होंने अगर पकड़ लिया तो क्या गलत किया? हमारा मैनिफेस्टो, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पदयात्रा किया था, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो बात ठीक है मैडम, लेकिन पूरी तरीके से पढ़िए ना। अल्पसंख्यक वाला कॉलम एक बार पढ़ तो लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब अब ये देश संविधान से चलेगा या पर्सनल लॉ से चलेगा, बताइए? बिल्कुल देश संविधान से चलेगा और भाजपा के लोग उस चीज तो गलत लिखा है मैनिफेस्टो में चाहते हैं। बिल्कुल हाँ, ये गलत लिखा है आपके मैनिफेस्टो में। मेरा घोषणा पत्र, मेरा मैनिफेस्टो यहाँ पे है और मैं ले करके आई हूँ। मैं इतना सा नहीं है ना आपका मैनिफेस्टो, इतना एक पन्ने का मैनिफेस्टो निकालिए।
आप पढ़िए, देखिए इसको। इस पढ़ा तरह है से मैंने, इसीलिए धर्म पूछ के रही हूँ नाम आपसे। पर छोटा सा जवाब दीजिए। मैं अच्छा, दो जी, बात नहीं का होगा। जवाब मैं बस दो बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा सबसे पहले अच्छा एक मिनट, जवाब पहले देने दीजिए। हाँ। सबसे पहली गलत बात इन्होंने बोली कि अग्निवीर के लोग मर गए, उनको कोई पूछ नहीं रहा। लोग एक भी नहीं। अग्निवीर अभी तक एक- शहीद एक नहीं हुआ। शहीद- एक सैनिक कभी मरता नहीं है, शहीद होता है। और शहीद- अग्निवीर का नहीं, एक भी नहीं, सैनिक शहीद हुआ। नहीं हुआ है। एक अग्निवीर अभी नहीं शहीद बोलना हुआ। चाहिए, अभी नहीं आपने बोलना उसको चाहिए, अभी नहीं सम्मान बोलना नहीं चाहिए, दिया। आप बोलिएगा ही मत। आपने उसको पहली सम्मान बात। नहीं दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा धर्म लोग अपनी पसंद से चुनते हैं तब जब धर्मांतरण करते हैं, नहीं तो जहां पैदा होते हैं वही धर्म होता है। और मैं उसी बात पे पूछना चाहता हूं अपनी बहन से, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पितृवंश या मातृवंश, किस वंश से हिंदू हैं बता दें मुझे। बोल दीजिए एक बार प्रतिमा जी। देखिए, पितृवंश या मातृवंश, वो छोटा सा है। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, और कांग्रेस पार्टी धर्म की बात नहीं करती। अरे अभी तो प्रियंका गांधी कह ही तो रही थी कि मेरी दादी से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, वो तो पूजा किया करती थी। बिल्कुल, वो पूजा करती थी, नाटक नहीं करती थी। अभी प्रियंका कह रही है कि गांधी ने इंसानियत का पारसी कोई धर्म नहीं से होता। ईसाई धर्म चुन लिया अपने मन कोई भी से। व्यक्ति रॉबर्ट पूजा वाड्रा का से जब प्रदर्शन शादी नहीं किया करता उन्होंने है। तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, देश के लिए- उसके पहले पारसी थी। अच्छा सर बैठ जाइए। ठीक है प्रतिमा जी, देखिए प्रियंका गांधी ने कहा, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया। एजे जी, ये आरोप तो आप पर भी है ना कि आप धार्मिक चोला ओढ़कर, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर आप लोग एक पक्ष का अपीसमेंट करते बिल्कुल थे। नहीं, बैठ जाइए, एक बिल्कुल मिनट नहीं। पूछिए। बोलिए एजे जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक राजनीतिक डिबेट है और हम लोग धर्म पे आकर के अटक गए हैं। ये धर्म की बात नहीं है। अभी मैं अजय मैं नहीं आलोक लाई। जी की बात कर रहे ये थे, धर्म पे सुन डिबेट हो रही रहा। थी। ये जातियों की बात कर रहे थे कि ये पार्टी इस जाति की बात करते हैं, वो पार्टी उस जाति की बात करते हैं, और सवाल पूछते हैं कि यादवों का क्या होगा, इस जाति का क्या होगा। बिल्कुल, आप जाति OBC की बात आरक्षण। तो आप कर रहे हैं, इस जाति उस जाति की जातीय चर्चा तो जनगणना कर आप रहे हैं। करवा रही हैं, नहीं, मांग आप कर रही अभी हैं देश बात भर नहीं में। कीजिए। आरक्षण अभी आप बढ़ाइएगा, अगर मुसलमानों को आरोप देंगे लगाएंगे, आप, तो हम बात नहीं जाति करें। की बात ना करें, यादव जाति की बात करते हैं, इस जाति की बात करते हैं। अपना सवाल पूछे इन जातियों पे। जाति तो आप भी गिनवा रहे हैं ना एजे जी। मैं जाति जाति जनगणना गिनवा किसने रही हूँ, करवाई, ये जाति उसका गिनवा क्रेडिट रहे कौन हैं। लेता है? मैं जाति गिनवा जातीय रही हूँ जनगणना या का ये क्रेडिट जाति कौन लेता गिनवा है? रहे हैं, लेकिन इनको क्यों चिंता हो रही है इस जाति की उस जाति की? ले दे के तो जाति पे ही आ जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रही एक हूँ, मिनट रुकिए। हाँ दूसरी बात बता रही हूँ कि धर्म बहुत पर्सनल चीज है। आप किस रिलीजन को फॉलो करें, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया आगे चल करके, वो तो पर्सनल चॉइस है। अगर मैं चाहूं कि अपना धर्म बदल लूं तो मैं भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको राइट देता है। इस पे आई डोंट थिंक सो कि टीका टिप्पणी नहीं तो करने ये की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट नहीं देता कि आप सनातन पर बार बार अटैक करते रहेंगे। मैंने मना और किया है, समर्थन सबको नहीं धर्म करेंगे बदलना आप। है। सनातन को गाली क्यों देते हैं? इसका बदल लीजिए ना। इसकी भी मैं सनातन जवाब को देती कोरोना हूँ। क्यों कह रहे हैं? इसकी भी मैं हिंदू जवाब धर्म को देती गाली हूँ। क्यों दे रहे हैं? बदल लीजिए बोलिए, धर्म। इसकी भी जवाब मैं देती हूँ। हाँ। सबसे पहले तो इन लोग को मालूम नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म वे ऑफ लिविंग है, हमें बताता है सही क्या है, गलत क्या है, किस तरीके से हम अपना जीवन वो सिर्फ हिंदुत्व बताता है, इस्लाम नहीं बताता है, तरीके से क्रिश्चियनिटी जिए। नहीं बताती है। धर्म- वो सिर्फ हिंदुत्व बताता है। हर हिंदुत्व धर्म इज अ वे अगर ऑफ आप लाइफ, जाएं, और किसी में हर नहीं है ये धर्म पे व्याख्या। अगर आप जाएं तो सब एक ही बताता है कि एक मीनिंगफुल लिविंग के लिए किस तरह से हम लोग अच्छे चलिए मान आचरण लेती को हूँ आपकी follow बात। करें। एजे जी इसमें आपकी बात सनातन चलिए कौन मान है, लेती हूँ। सनातन कौन अरे नहीं मैडम है, सुनिए ना, एक मान political लेती हूँ, मैं party आपकी के बात लोगों मान को लेती right हूँ। नहीं है कि वो यानी इसका certificate मतलब बांटे। नहीं, बिल्कुल राइट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कि सनातन को लेकर जितने भी उलझुल बयान दिए गए आप उसका समर्थन करती हैं? चंद्रशेखर इन्हीं के मंत्री थे। सनातन को लेकर के चंद्रशेखर जी की अगर बात करें तो वो तुलसीदास रामायण की कुछ दोहे चौपाई की बात कर रहे थे, उस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। और समर्थन कर रही है ना? और एक बात और हाँ। मैं पूछती हूँ, सनातन की बात ये करते हैं, शंकराचार्य लोग कहाँ थे जब मंदिर का राम भगवान को लाया जा रहा था, रामलला को? जो काम एक पंडित को करना चाहिए, पुरोहित को करना चाहिए, शंकराचार्य को करना चाहिए। इनके अगर गिरबान में सनातन कब धर्म झांकिएगा इतना ना, तब मानते आप तो मुझे वो लोग सनातन विरोध पर क्यों कर जवाब रहे थे? देंगी, तब आप Strict, मुझे ये जिनको बताएंगी धर्म का knowledge वे है, ऑफ लिविंग तो है जिनको धर्म, religion लेकिन का आप कम deep से कम knowledge इतना है। जवाब तो दे दीजिए ना कि सनातन को कोरोना बताने वाले ठीक है या नहीं, सनातन को बीमारी बताने वाले ठीक है या नहीं? शंकराचार्य को नहीं शंकराचार्य पर सवाल नहीं पूछा मैंने। विरोध किए, शंकराचार्य पर सवाल नहीं पूछा है जी। शंकराचार्य पर जवाब वो देंगे। मैं पूछती हूँ, शंकराचार्य पर जवाब वो देंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है सनातन पर जो अटैक करते हैं वो सही है क्या? हाँ ना में जवाब सनातन पे दीजिए। जो अटैक करते हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, हम लोगों ने कभी नहीं समर्थन किया है।
हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं बैठ जाइए, किया आप लोगों है। के सवाल होंगे। हाँ। हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया, सब अपनी पर्सनल बातें बोली हैं। ठीक। लेकिन मैं पूछती अभिषेक हूँ, जी, जब रामलला जब की आप बात इनके हो रही साथी थी थे, तो शंकराचार्य को ठीक है क्यों मैडम, इग्नोर किया? शंकराचार्य नोटेड, क्या सवाल ये पूछ हमारे लूंगी। धर्म में नहीं है? शंकराचार्य नोटेड, पूछ लूंगी इनसे सवाल। अभिषेक जी, जब आप इनके साथ थे तो ये बड़े सेकुलर लगा करते थे, अब आप इनसे जैसे ही अलग हुए, कुछ ही महीने हुए अलग हुए, अब इनको आपको लगने लगता है कि ये तो एक ही अपीजमेंट वाली राजनीति करते हैं, ये तो सब कुछ खराब ही करते हैं। कुछ इंस्टेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं प्राची जी। जब इनकी पार्टी के नेता तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी विवादित बयान देते थे, जब इनकी पार्टी के विधायक हैं फतेह बहादुर, उन्होंने भी विवादित बयान दिया था, तब भी हमने उतनी ही खिलाफत की थी इनके साथ रहकर जितनी आज करते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि देश में एक गजब का ट्रेंड चल गया है। हमारे विपक्ष के साथियों के पास इतनी राजनीतिक शून्यता हो गई है कि एक तो मोदी विरोध करो, दूसरा अपीसमेंट पॉलिटिक्स करो, तीसरा सनातन को गाली दो, और चौथा परिवारवाद और वंशवाद को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। अब समझना यह है कि सकारात्मक विपक्ष के रूप में अगर नीतियों पर हमसे बात कर रहे होते तो एक बात होती। आप उठाइए किसी भी प्रवक्ता का बयान, दो चार बात कहेंगे, 15 लाख कब मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। अरे भैया, बिहार मॉडल की चर्चा करिए ना। बिहार में हमने अपने संसाधनों से इतने लाख रोजगार दिए हैं, आपके सामने है। एक मिनट रुक ये जाइए चुनाव मैडम, बिहार का हो रहा है कि ये बहुत चुनाव अच्छी देश बात के मैं दिशा बता और रहा हूँ। दिशा कांग्रेस तय पार्टी के करेगी। बारे में एक देश जबरदस्त से बात अलग मैं है क्या बता रहा हूं। बिहार? देश से अलग है बिहार? बिल्कुल। प्राची जी, एक अभी पॉइंट लोकसभा का चुनाव बड़ी है, खुशी होगी विधानसभा का आपको चुनाव सुन। है। अलग है नहीं मैडम? नहीं नहीं अलग ये नहीं कंफ्यूज बोला हो रही मैंने। हैं। नहीं, प्रतिमा, देखिए, जब confuse इनके नहीं हो रही नेता हूँ। कंफ्यूज ऐसा बयान हैं, मत दीजिए ना। राहुल गांधी ऐसा जी बयान कंफ्यूज मत हैं। दीजिए कि मेरा एक डिबेट बात शो करें। कॉमेडी शो प्राची होता है। जी, नहीं, प्राची जी, कॉमेडी प्राची शो जी, नहीं है। एक बहुत इस इंपॉर्टेंट तरीके बात। का देखिए, बात नहीं कांग्रेस बोल पार्टी सकती ने हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी जातीय अभी विधानसभा का जनगणना नहीं की रुकिए ना, रुकिए, रुकिए। एक सुन लीजिए ना मैडम, हम राज्यों जानते हैं से कि आपके बनकर ही नेता तो देश बनता है देखिए, ना। हम जानते हैं कि आपके नेता कंफ्यूज हैं। हम थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, हम बताते हैं कैसे कंफ्यूज। देखिए, यहाँ पर जब बिहार में कंफ्यूज नहीं जातीय हो गणना जाएंगे। होती है प्राची जी, हर कोई इसका क्रेडिट लेने में लग जाता है। ठीक है, बिहार की सरकार ने अपने इस्तकबाल से इसको कराया। अब सोचिए कि जिस कांग्रेस पार्टी की नीति में कभी जातीय जनगणना नहीं शामिल थी, जिस कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है, उस कांग्रेस पार्टी को अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहना पड़ता है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। अरे भैया, अगर पक्ष में है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, अगर आप पक्ष में हैं तो बिहार मॉडल के तर्ज पर आपने उन प्रदेशों में जातीय गणना क्यों नहीं कराई जहां आपका शासन था? वहां तो आप जाति की बात नहीं करती हैं। तो ये चोंगा ओढ़ के ये लोग बैठे हैं और हमको इसका फायदा हो रहा है प्राची जी। जितना मोदी जी को खराब बोलेंगे, गाली देंगे, जितना सनातन को कोसेंगे, हमारा वोट बैंक यानी उतना ही अपने बढ़ेगा। काम पर नहीं, विपक्ष की गलतियों पर डिपेंडेंट है आप लोग। मार्जिन पड़ रहा है ना। अपने काम से हम जीतेंगे, जनता का सपोर्ट हमारे साथ है, ठीक। और इनके कामों से हमारा मार्जिन बढ़ेगा। चलिए ठीक है, तो अब एक 400 एक का करके लक्ष्य थोड़ा निश्चित सवाल रूप ले से हम लेते हैं इसको जनता प्राप्त के। और करेंगे। प्राची जी, बस बहुत छोटा सा एक जवाब। लाइन कहूंगा, एक लाइन। हम इनकी विपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं, इतना तो हमारा राजनीतिक अधिकार है ना। खड़े हो जाइए सर, बताइए। सनातन का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने, आरजेडी ने। कांग्रेस नेत्री कह रही है कि बिहार इंडिया का अंग नहीं है। तो ये क्या है इनकी जानकारी, जरा देखिए। दिमाग भटक गया है इन लोग का। हिंदुस्तान में 400 पार, बिहार में 40 पार, ये होना है। 4000 पार नीतीश कुमार जी के शब्दों में। जिसके नाथ भोले, अच्छा रुक जाइए, कम एक एक करके तरबूजा सवाल खाते लेने हैं हम लोग, जिसके तो नाथ नहीं भोलेनाथ, 400 वो मिलेगा अनाथ तो कैसे होगा? आप एकदम वो मेरा बाबा पार के आपका हो भक्त रहा है। हैं, वही प्रधानमंत्री होंगे। हमको सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए जो निर्णय। तो सवाल कहाँ है? ये तो अपनी राय बता। जी, राय भी यही है और प्रगति भी है कि हम नॉर्थ में गए थे अभी सिक्किम, वहां तक देखिए पहले ट्रेन नहीं थी, अब ट्रेन की लाइन बिछ रही है। कश्मीर में देखिए ट्रेन नहीं था, वहां ट्रेन की लाइन, विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है पूरे देश। इधर पीछे से आवाज आ रही थी, विकास नहीं दिख रहा है ना। खड़े हो जाइए, आप नाम बताइए ना। इस देश, मेरा नाम उपेंद्र राय हुआ, हम हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ हैं आप? तो ये संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र तो बीजेपी मैनिफेस्टो है। तो देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, युवाओं के लिए इनका क्या विजन है उस पर बात होनी चाहिए। ये बार बार धर्म की बात क्यों ले आते हैं? धर्म की आड़ में राजनीति करना तो यह बिल्कुल मतलब देश के लोगों को बेवकूफ बनाने जैसी बात है। मणिपुर में जो घटना हुई, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? बोलेंगे स्वाति मालीवाल पर, राधिका खेड़ा पर। क्या राधिका खेड़ा स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछेगा? अरे आप पूछे ना, उन लोगों से पूछे ना। ठीक है, किसी और का सवाल है? खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए, पूछिए सवाल। सवाल पूछ, जैसे पिछले बार
जो हम लोगों ने बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। पिछले बार हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 39 सीट जीत कर दिया था और इस बार 40 के 40 सीट जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर और भारत को और सशक्त और विश्व स्तर पर अपने भारत को स्थापित करेंगे। चलिए, रोजगार और महंगाई का मुद्दा, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अजय आलोक, जवाब दीजिए। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं, जरा आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब कोई गूगल कीजिए जरा, SKOCH, स्कॉच एजेंसी एक, ये हमारे देश की एजेंसी नहीं है। ये पिछले 10 साल 2014 से लेकर 24 तक का उसने एक रेटिंग निकाला और उसने रेटिंग निकाला जिसको इकोनॉमिक टाइम्स, हमारे देश का इकोनॉमिक टाइम्स है, दैनिक जागरण हमारे देश का दैनिक जागरण है, उसने छापा है परसों के एडिशन में कि 2014 से लेकर 24 तक में मात्र 50 करोड़ 40 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। मोदी जी ने तो 2 ही करोड़ बोला था, 10 करोड़ 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ होते हैं। और आप खोल के देखिए, हाथ कंगन को इधर उधर की बात नहीं, खोलिए मोबाइल खोलिए, SKOCH स्कॉच की एजेंसी है और इकोनॉमिक टाइम्स ने निकाला है, दैनिक जागरण निकाला। जानकारी दे रहा हूं, सुनिए ना। धर्म की बात इसलिए करते हैं ना क्योंकि हम किसी के धर्म पे आघात नहीं करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी के धर्म पे आघात नहीं करेंगे तो अपने धर्म पे आघात हम बर्दाश्त करेंगे, ये नहीं होगा। अब दीजिए जवाब एजे जी, क्या गलत है इसमें? आज अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो इनको बताने के लिए नहीं है कि 10 सालों में ये क्या की। आज जब ये चुनाव में आई है तो इनको अपने मुद्दे पे बोलना चाहिए, अपने अचीवमेंट्स पे बोलना चाहिए। अचीवमेंट्स तो कोई है नहीं। गैस सिलेंडर का दाम 350 से 1200 हो जाता है, इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। आप सक्षम है, आप खरीद पाएंगे, लेकिन कई लोग हैं जो सक्षम नहीं है, वो नहीं खरीद पाएंगे। आज अगर जब 350 था तो हाय तौबा मचाए हुए थे, 1200 में सब मौन व्रत में है, शटअप हो गए हैं। क्यों? बेरोजगारी अगर आप घूम करके देखें तो सिर्फ बेरोजगारी नजर आएगी, इस पे आप शटअप है, इस पे आपको पार्टी लाइन तो आप बनाइए ना, आप मुद्दा क्यों नहीं बना रही हैं? आप मुद्दा क्यों नहीं बना रही हैं? हम लोग आप बार बार ये कहते हैं, आप बार बार ये कहती हैं कि इनके नेता सिलेंडर लेकर बैठ गई थी। आप याद दिलाती हैं स्मृति ईरानी का, तो आप कब बैठेंगी सिलेंडर लेकर? बैठिए ना, जनता से इतना सरोकार है तो। हम लोग तो सिलेंडर के दाम को कम करेंगे, 500 रुपए लाएंगे, बिजली बिल में 200 यूनिट कम देंगे। हम लोग के ऐसे इश्यूज हैं जबकि पूरे देश के हर वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी से मैच किया है मैनिफेस्टो, पूछिए हम ना। लोग सिर्फ ऐसे कांग्रेस पार्टी 30 लाख, ये 1 करोड़ हर लोग को। अरे कांग्रेस पार्टी से मैनिफेस्टो मैच किया है आपने। 200 यूनिट बिजली फ्री ना ले, 500 में सिलेंडर ना ले, लेकिन हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो हर लोग को छुएंगे। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी। अमित शाह जी ने कुछ कहा, जुमले। अच्छा, मुस्लिम आरक्षण मुद्दा हो जाता है, मुस्लिम आरक्षण आपका मुद्दा हो जाता है जय जी, और जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट जाता है। बड़ा खुलकर कह देते हैं होना चाहिए मुस्लिम आरक्षण। 3 चीज पे बात करती है बीजेपी, सिर्फ 3 चीज पे बात करती है। परिवारवाद पे सुने, बीजेपी सिर्फ 3 शब्द बोलेगी, शांत रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में शांत रहे। झारखंड में बोरा का बोरा नोट निकला है, वो नोट बांट दे, राष्ट्रीय जनता दल बांट दे सब जगह। गैस जो खरीदने जा रहे हैं सबको दे दे। पास भी 70 करोड़ का करप्शन चार्जेस था, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके एक उच्च पद पे वो बैठे हुए। इसलिए ये सब चर्चा नहीं कीजिए। बीजेपी सिर्फ 3 बात करती है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपीजमेंट। परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद नहीं है क्या? मुलायम सिंह यादव के परिवार से कितने यादव? राजनाथ सिंह के बेटे। आप लालू यादव के घर से कितने लोग? बोलने दे, 2। अच्छा, परिवारवाद नहीं है ना? मैं बताती हूँ। स्टालिन के घर से कौन? उनका बेटा। मांझी जी को लाए, उनका परिवार लड़ रहे हैं। नोटों पर सवाल था ना, नोटों पर सवाल था। वही अजीत पवार आपको बड़े अच्छे लगते थे, इधर खुद नहीं देखते बैठकर बात करें। इनके बीजेपी में कितने सारे परिवारवाद हैं। जितने भी ऊंचे मंत्री, विधायक, नेता हैं, सबका बेटा, सबकी बहू कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में। अच्छा ठीक है, देखिए ये पहली बात तो समझिए ना जय जी, ये भाषण देने का मंच बिल्कुल नहीं है, यहाँ सवालों का जवाब देना है मैडम। ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, पॉलिटिकल रैली नहीं है। इतना बड़ा और इतना अच्छा भाषण दीजिएगा, जाइए रैली में जाकर दीजिए, जनता कम से कम ताली तो बजाएगी। प्रतिमा जी, सवाल पूछा अभी नोटों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जब कार्रवाई होती है तो आप लोगों को बड़ा ये लगता है कि ईडी सीबीआई हथियार बनाया जा रहा है। झारखंड पर बोलेंगे क्या? आलमगीर आलम पर? धीरज साहू, नहीं, आप जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बोल रही हैं, आप हमारी राजद की प्रवक्ता को बोल रही हैं कि मंच पे जाके भाषण दीजिएगा।
इस तरह से नहीं चलेगा मैडम। मैडम मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, प्रतिमा जी मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। सुनना भी पड़ेगा। नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ और मैं सुनूंगी, सब ढंग से बोला जाएगा। जय भीम। इस देश में संविधान चलेगा, संविधान से देश चलेगा। किसी का दबाव में और उसी संविधान में पर्सनल लॉ लागू कर दीजिएगा, और उसी संविधान में पर्सनल लॉ लागू कर दीजिएगा। बात होती थी तो यही मैडम सवालों से क्यों भागते हैं? आपको पर्सनल अटैक करने हैं, आप करिए। प्रतिमा जी 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, फिर आप इल्जाम लगाएंगी कि आपको बोलने नहीं दे रही। सवाल पूछूंगी आपसे तो आप बोलेंगी नहीं, आप गोल गोल जाने लगेंगी। मैंने आलमगीर आलम पर पूछा था, आलमगीर आलम। मैं बिल्कुल सीधा बोल रही हूँ। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी कौन है उनके बारे में बताइए। ठीक है, अडानी अंबानी बताइए, और टेम्पो भर भर का पैसा किसके यहाँ जा रहा है ये बताइए। बिल्कुल, चलिए सवाल नोटेड। आप बताइएगा अडानी अंबानी पर, लेकिन राजस्थान में उनका स्वागत क्यों होता है? राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो उनका स्वागत क्यों हुआ था? छत्तीसगढ़ में क्यों हुआ था? ये आप सवाल नहीं, ये जनता सवाल करेगी। अरे मैं क्यों नहीं करूंगी मैडम, मेरा अधिकार है सवाल करना, सवाल करने के लिए आई हूँ मैं। आपकी थोड़ी ना होगा, मोदी जी खुलेआम आप यहाँ मेरे अधिकारों को मुझसे छीन रही हैं। मेरा सवाल है और मैं पूछूंगी आपसे। बोलिए अजय जी। 14 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ फोटो शूट करवा रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है मैडम? कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। फोटो शूट करवा रहे थे अडानी से। पूछ रहे हैं अडानी कौन है? हम पूछ रहे हैं आलमगीर आलम के यहाँ से 35 करोड़ कहाँ से मिले? हम पूछ रहे हैं धीरज साहू के यहाँ से 650 करोड़ कहाँ से मिले? ये जानते कहाँ से आए? कुबेर भगवान ने ऊपर से बरसा दिया इन लोगों को। कुबेर के ऊपर कुबेर की वर्षा होती है। ऐसा नहीं, ये क्या बात करेंगे? लूट के खा गए धरती पाताल कांग्रेसी, और उन्हीं के तर्क पे अब आरजेडी वाले। अडानी अंबानी, एक मिनट, अडानी अंबानी पर आपसे सवाल इसलिए ना, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ऑटो में, रिक्शे में पैसा जाता है, तो पता है आपको पैसा जा रहा है, करिए कार्रवाई। आज से चुनाव शुरू होने के पहले ऐसा राहुल गांधी का कोई वक्तव्य नहीं होता था कि जब अडानी अंबानी नहीं होते थे। चुनाव शुरू होने के बाद अचानक अडानी अंबानी बोलना क्यों बंद कर दिए? टाइमलाइन जारी की है कांग्रेस ने, कब कब बोला है? जानबूझ के लोग करते हैं। देश के उद्योगपतियों से सबसे ज्यादा पैसा किसने लिया? कांग्रेस ने। रिलायंस कैसे बनी? अंबानी किसने बनाया? कांग्रेस ने। कौन नहीं जानता है भाई? हाथ उठा दीजिए। और दूसरी बात, नौकरी का तो बताया फिगर, SKOCH पढ़िए। अरे आप लोग तो कांग्रेसी हैं, पढ़े लिखे, आरजेडी की तरह नहीं है। SKOCH पढ़ लीजिए। पढ़े लिखे की बात न करें, अपने प्रधानमंत्री की ओर देखें, कौन कौन सी डिग्रियां हैं, कोई डिग्री है भी नहीं है। देखिए मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, फिर नहीं तो 9वीं फेल वगैरह की बात होने जाएगी। मैं चौथी फेल बोलूंगी। वाह, चौथी सवाल ले लें। आप प्रधानमंत्री, मैं चौथी फेल बोलती हूँ। जोर से बोलो। सर मेरा बिल्कुल, किससे सवाल है? बीजेपी से, आरजेडी से? अरे सर बैठ जाइए जरा, एक बच्ची का सवाल होने दीजिए। पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से। सर मैं 20 साल की हूँ और मैं पहली बार मतदान करूंगी इस बार, तो मुझे 3 चीजें बताइए। व्हाई शुड आई वोट फॉर योर पार्टी? तो बुरा। अरे बच्ची का सवाल होने दीजिए, फर्स्ट टाइम वोटर है और आपके मतलब का सवाल पूछ रही है। ठीक है, पब्लिक को भी शांत करें। मेरा इन जनरल सभी पार्टियों से, पर पहले मैं रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो व्हाई शुड आई वोट फॉर योर पार्टी? टेल मी 3 थिंग्स बस। बहुत बढ़िया, बता दीजिए अजय जी। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। और आप पहली बार वोट देने जा रही हैं, 20 साल की हुई है, मतलब कि आप पिछले 5 साल से बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है आपने देखा होगा और आप अवगत होंगी। जितने पैरामीटर्स पे, हम 3 पैरामीटर्स को देश पे कंपेयर करते हैं कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा ठीक रहे, हम आराम से रह सके, बिजली पानी स्वास्थ्य हमें मुहैया हो, हम करियर में आगे बढ़े जिसके लिए हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो, और एक्सटर्नल थ्रेट से हम बचे रहे। एक देशवासी के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है कौन क्या ढंग का। आप ये बताइए, कभी भी आपने पिछले 5 साल में जब से आपने होश संभाला है किसी भी बम फटने की घटना सुनी? ट्रेन में या बस में या कुछ भी नहीं सुनी ना? कभी? 1 मिनट, गोधरा 2002 में हुआ था, वो पिछले 5 साल की बात कर रही है। अभी 5 साल का विजन देखिए। अब देखिए बीच में मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए। 3 काम बता दीजिए पॉइंटेड। 3 पॉइंटेड बताया ना मैंने। हाँ। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल ये सुना होगा, जब पुलवामा एयर स्ट्राइक हुई थी हमने बदला लिया, अपने पायलट को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से वापस हम लेके आए। G20 आपने देखा होगा, G20 आपने देखा होगा। G20 में पूरे विश्व में भारत की साख कैसी बनी। आज जितने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, हम 12वें इकोनॉमी से 5वें इकोनॉमी पे आ गए, तो क्या आपको गर्व नहीं होता है कि मेरा देश 5वें नंबर पे है? और प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम तीसरे इकोनॉमी बन जाएंगे, तो इसके लिए हर भारतीय, हर युवा को गर्व होता है। अच्छा ठीक, मुझे लगता है कि इतना काफी है आपको मेरी पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि हम इसी विजन से बढ़ेंगे। कुमार हो गया।
मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अभी हमने देखा प्रियंका गांधी का कि उन्होंने कहा कि हमारी दादी जो है सो पूजा करने के लिए जाती थी। वहां पे जो है क्या कहते हैं पूजा करने के लिए क्या कहते हैं इंदिरा जी जाती थी, लेकिन कभी जो है सो फिरोज गांधी के कब्र पे जाके फूल चढ़ाई, कभी चढ़ाई फूल, ये बतलाइए। अच्छा, और किसी का सवाल? ठीक है, आगे सर आपका सवाल आगे आपका सवाल एकदम देंगे जवाब, बिल्कुल। आरक्षण पे बात कर रहा हूँ, आरक्षण क्यों दिया? क्योंकि इंदिरा जी रुक जाइए एक सेकंड, एक एक करके रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। आरक्षण क्यों दिया था? वो सबका जवाब देंगे, बैठ दिया जा रहा है। घबराइए नहीं, बैठिए, सबका जवाब देंगे। कितने प्रतिशत? इंदिरा जी नौटंकी बाज नहीं है कि कैमरा लेकर के मजाक में जाएंगी और कैमरा। सवाल सुन लीजिए ना प्रतिमा जी, फिर आप आरोप लगाती हैं, और जब जनता सवाल पूछती हो आप सुनती नहीं है, फिर आप आरोप लगाने लगती हैं, आप भड़कने लगती हैं कि मैडम आपका ये अधिकार नहीं है, आप सवाल नहीं पूछेंगी, जनता पूछेगी। इन्होंने कहा अब वो पूछ रही है जनता तो आप सुनेंगी नहीं। सुना मैंने, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं पीछे गई थी बात करने के लिए, आपने सुना ही नहीं। मुस्लिम आरक्षण पर सवाल पूछ दिया वहाँ। मैं एक सवाल का जवाब पहले दे दूं आपको। बोलिए। मैं एक सवाल का पहले आपको जवाब दे दूं। बोलिए ना, बोलिए। इंदिरा जी जैसा कि प्रवक्ता जदयू बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा, अजय भैया ने भी कहा कि इंदिरा जी देश की आयरन लेडी थी और बहुत ही मजबूत सेकुलर प्रधानमंत्री थी। वो देश के लिए जीती थी, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। वो कैमरा जीवी नहीं थी कि सब जगह कैमरा लगा के घूमती थी कि हम पूजा कर रहे हैं, देखो हम कब्र पे। अच्छा रुक जाइए, अब सवाल ले लूं। हम यहाँ अरे बैठ जाइए सर, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं? बैठ जाइए। वो कैमरा जो बिहार के बारे में मैं चर्चा कर लिए सुन लें क्या? सवाल सुन लें। अच्छा लड़ाई मत करिए लड़ाई, रुक जाइए। रोजगार की बात करते हैं, 2005 के पहले की क्या स्थिति थी? उस समय आपको नहीं बुझाता था कि क्या रोजगार है? अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं, खजाना खाली हुआ करते थे, बंजर जमीन बचा हुआ था, लड़कियों बच्चों का आबरू इज्जत लूटने का काम करते थे। उस समय रोजगार की बात नहीं करते थे, रोजगार की याद नहीं आती थी आपको। नीतीश कुमार सुन लीजिए, रोजगार की बात करने वाला सुन लीजिए, ये तो नीतीश कुमार जब से 2005 की बात की स्थिति आपके बिहार में तब्दील हुआ, तकदीर और तस्वीर बदल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रख दिया, और आप बात करते हैं रोजगार की, शर्म से चुल्लू बरपार। आप तो एक सेकंड, हो गया मैडम आपका। अभिषेक जी अब देखिए, आपसे उम्मीदें हैं और आप उन्हीं के साथ बैठकर गलबैयां कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, जिन पर जंगल राज का आरोप आप ही लगाया करते थे। उस दृष्टिकोण से इसको हाँ। प्राची जी, हाँ। उस हिसाब से इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इस हिसाब से देखिए कि जब नीतीश कुमार ने बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार दिया, थोड़ा शांत कराइए, जब नीतीश कुमार जी ने बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार दिया, प्राची जी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, बोलिए। तो उसी में तेजस्वी यादव जी जैसे युवा को भी राजनीतिक रोजगार नीतीश कुमार जी ने ही दिया, और इस उम्मीद से दिया कि शायद राजद के लोग अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछते हैं कि आपके नेताओं के यहाँ इतने पैसे मिलते हैं, जवाब क्या मिलता है? अजीत पवार। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट का रोल मॉडल क्या है, तो उनका जवाब क्या मिलता है कि मोदी जी ने कितने रोजगार दिए हैं। यहाँ सवाल का जवाब इनको देना ही नहीं है, ये सवाल के बदले सवाल पूछते हैं, और आप अगर सवाल पूछेंगी तो आपको कटघरे में खड़ा रखेंगे। तो आप ही दे दीजिए अजीत पवार पर जवाब, क्या गलत पूछा है? हमने तब से लेकर आज तक कहा है, हम ये मानते हैं कि न्याय का पैमाना एक होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। कोई गड़बड़ी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और किसने कह दिया कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है? आज भी उन लोगों पर ऐसे ही आरोप हैं, जांच चल रही है। कल हो कि कोई भी व्यक्ति कंडेम होता है, हम बताते हैं इस बात को कि हम सबसे पहले इस बात का समर्थन करेंगे कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग क्यों ना हो, उन पर अगर कार्रवाई हुई है तो एकदम ठीक हुई। अच्छा, सही काम कर रही है ईडी सीबीआई, अब सही काम कर रही है। क्यों नहीं? जो लोग चिल्ला कर पिंजड़े का तोता अब नहीं है सीबीआई, वैसा नहीं है। वो कमेंट आपको याद होगा, अरे ईडी हो, मुझे तो आपके कमेंट भी याद है अभिषेक जी। ईडी सीबीआई भी 4-5 महीने पहले तक बड़ी करप्ट लगती थी आपको, इनके इशारों पर चला करती थी। हमने तब भी कहा था कि हम इसी के पक्षधर हैं कि किसी ने गलती नहीं की हो तो फंसाया नहीं जाए, और किसी ने गलती की हो तो बचाया नहीं जाए। अच्छा प्रवक्ता से सवाल है मैम, बीजेपी से भी पूछ लीजिए, कोई पूछ लेंगे। पहले मैम कांग्रेस से पूछते हैं, आप ये बताइए कि आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है, पहली बात। दूसरी बात कि काहे आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिए सवाल, इनसे इनको पता नहीं होगा। दूसरी बात, आप रोजगार की बात करती हैं,
जस्ट बिकॉज आपका राहुल गांधी बेरोजगार है, सारे युवा बेरोजगार नहीं है। अच्छा बताइए, कैंडिडेट बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बताइए बताइए ना बताइए, अरे उम्मीदवार का नाम बताइए। उम्मीदवार का नाम बता दीजिए ना मैडम। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हाँ। हमारे पार्टी इसलिए परिवारवाद हावी है। मेरी पार्टी को 2 आदमी नहीं चला, वंशवाद हावी। अमित शाह जी और मोदी जी, और इनका समय आ गया है झोला उठा के अब जाने का, इसलिए बौखलाए हुए हैं बीजेपी के। चूंकि साउथ से पूरी सफाई हो चुकी है, साउथ से पूरी सफाई हो चुकी है, अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं, ये तो अब तय है। अच्छा, इस पर जवाब अजय आलोक जी एक बार दे दीजिए, फिर सवाल का जवाब लूंगी। 400 पार तो नहीं होगा, झोला उठाकर जाने का समय आ गया, दावा है प्रतिमा जी का। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस अपना न्यूनतम प्रदर्शन करने जा रही है इस बार। 50 भी नहीं आने वाला है, गिन के ले लीजिए। और एक बात बता रहा हूँ, 4 तारीख को ये रही है जी, और ये रही कांग्रेस पार्टी, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, खटाखट। और उसके बाद जैसा प्रधानमंत्री ने आज कहा है, यहाँ के भी शहजादे, वहाँ के भी बड़े शहजादे विदेश जाएंगे, फटाफट। 2 चुनौतियां हैं प्राची जी, 2 चुनौतियां हैं प्राची जी। एक सवाल ले लूं, उसके बाद बताइएगा। 2 चुनौतियां हैं यहाँ पर। राजद के पास बिहार में चुनौती है कि 0 के आंकड़े को बढ़ाकर 1 करके दिखाए, और देश में कांग्रेस पार्टी के पास चुनौती है कि विपक्ष का नेता बनाकर दिखाए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना। आप तो बहुत पहले भाग गए थे, तभी तो साउथ के लोगों ने झोला सिलवा दिया। मंत्री पद का उम्मीदवार नॉर्थ की भी बात कर, नेता कौन बनेगा बताइए। मेरा नाम आर्यन राय हुआ। हम जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, जब आप पहले ये बताइए, जब आप राजद के साथ रहते हैं तो ये इतना विवादित बात आप लोग का निकलता नहीं है। झोला सिला गया, और दूसरा नंबर बात ये है, जो कोई भी आरोपी अगर इंडिया गठबंधन में रहता है तो वो आरोपी रहता है, और बीजेपी में मिलने के बाद वो आरोपी है। बहुत गलत आदत है। प्रतिमा जी सवाल सुनने नहीं दे रही हैं, और सवाल जेडीयू से आपके काम का सवाल है, फिर भी नहीं सुनने दे रही हैं। अरे ये अपने हम बोलना चाह रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता से हम पूछना चाह रहे हैं, जब आप राजद के साथ महागठबंधन में थे तो इतना सारा प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन अब क्या है, जो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको निकल रहा है बाहर। और दूसरा नंबर बात, बीजेपी के प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं, जो कोई भी आरोपी अगर इंडिया गठबंधन में रहता है तो वो आरोपी रहता है, लेकिन बीजेपी में मिलने के बाद उसका सारा आरोप खत्म हो जाता है। जैसे आनंद सिंह और आनंद मोहन देख सकते। मैं जवाब दे दूं। दोनों लगता है कि लगता है आप हमारी पार्टी की विचारधारा से अवगत नहीं है। हमें तब भी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद और कोई सांप्रदायवाद करता था, हमें तब भी समस्या होती थी, आज भी समस्या होती है। देखिए, विभिन्न कालखंडों में हम अलग अलग पार्टियों के साथ रहे हैं। हमारा कमिटमेंट पार्टियों के साथ नहीं, जनता के साथ रहता है, और 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 इसकी बानगी है। आप आज संकल्प पत्र दिखा रही हैं, नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से हर क्षेत्र में काम करके दिखाया है। तो हमें तब भी आरजेडी की विचारधारा से दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है आरजेडी की विचारधारा जाते हैं तो कैसे उसी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? मेरे पास विचारधारा के हिसाब से नहीं होता है प्राची जी। सर कैसे होता है? हम न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।